अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुलाब ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमारे चेहरों पे अक्सर खुशियां आ जाती हैं, लेकिन गुलाब इस बार कुछ रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुलाब एक ऐसे समुद्री तूफान का नाम है जो कि कराची के साहिलों से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ सकता है। गुलाब के हवाले से इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि काफी ज्यादा बारिशें ये सिस्टम बरसा सकता है और इसका असर कराची समेत सिंध की और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में देखने में मिलेगा। इसके साथ साथ आज डिस्कस करेंगे टॉप स्टोरीज में कि क्या मसला हुआ एफबीआर आईआरएस पोर्टल पे कि सडनली वो पोर्टल जैम हो गया और उस पे जो एक रश था, जो क्राउड आया सडनली, क्योंकि एफबीआर की तारीख नजदीक है, तो उसके ऊपर भी जरा डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे मामलात हैं, बहुत से पहलू हैं जिसके ऊपर बात करनी है। क्योंकि इस बार भी एफबीआर की तरफ से एक जबरदस्त ड्राइव की गई और एफबीआर ने कोशिश यही की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें ताकि लोग टैक्स नेट में आ सकें और जो टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है वो बस चंद ही घंटे उसमें अब रह गए हैं और वो चंद ही घंटों में इख्तिताम पजीर हो जाती है। और अगर इस बार एफबीआर ने कोई एक्सटेंशन ना दी तो यही है कि इस बार की जो डेडलाइंस हैं वो एक्सटेंड अगर नहीं होती तो लोगों को बहुत कम वक्त रह गया है अपने टैक्स गोशवारे जमा कराने के हवाले से। इसके अलावा आज हम बात करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब से, जरा जानेंगे कि क्या हुआ मईशत के साथ, क्या हुआ कि सडनली डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्या हुआ कि पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खोता नजर आ रहा है। और साथ साथ ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट मसला है कि जहां इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, रीजनल मार्केट्स में बड़ा जबरदस्त तेजी देखने में आई। इंडिया में हमने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी रही, बांग्लादेश स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से क्या वजह है कि हमारी स्टॉक मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर पा रही, मईशत क्यों इस भवन में फंसी हुई नजर आती है, इन सारे मामलों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। और आज जो सबसे बड़ी और पहली टॉप स्टोरी है वो है मौसम के हवाले से। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जवाद मेमन साहब टेलीफोन लाइन में मौजूद है। इनसे जरा जानेंगे कि क्या वजह है कि गुलाब जो कि इतना खूबसूरत नाम है अब शाहीन में तब्दील होने जा रहा है और ये दोनों नाम किसी भी तौर पे पॉजिटिविटी का सिग्नल नहीं दे रहे इस बार, क्योंकि बारिशों की जब बात हो रही है तो इस बार तो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इनफैक्ट मुख्तलिफ वेदर एक्सपर्ट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं कि ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है इसमें काफी सारी चीजें हो सकती हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर अभी मैं बात करूं तो बहुत सी स्कूल्स कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और जुम्मा और हफ्ता ये 2 दिन तक बारिशें भरपूर बरस सकती हैं। इसके नतीजे में जो सिस्टम डेवलप होगा, ये सिस्टम कहां तक बारिशें बरसाएगा, कितनी बारिशें बरसाएगा और हवाओं की रफ्तार, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो लोग कराची में मौजूद हैं वो जानते हैं कि कराची में गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से जो मौसम की सूरत हाल है बहुत अनसर्टन है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी शिद्दत वाली बारिश हो जाती है। तो ये सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। जवाद मेमन साहब जरा जानेंगे कि क्या मामलात हैं, ये सिस्टम कैसे आ रहा है और उसकी डायनेमिक्स क्या है। जी जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जवाब साहब जरा ये तो फरमाएं कि गुलाब नाम तो बड़ा खूबसूरत है, गुलाबी है, लेकिन मौसम में बड़ी शिद्दत पाई जा रही है। आखिर ये नाम की वजह क्या है और ये मौसम किस तरीके से कराची और शहर कराची और सिंध पे असरअंदाज होगा? नाम की वजह तो मुनीर भाई ये है कि हमारे यहाँ जो है इंटरनेशनल एक पूरा पैनल बना हुआ है इंडियन ओशन के साथ। जो मुल्क थे पहले ये 8 मुल्क हुआ करते थे, अब जो है ये 13 मुल्क हो गए हैं। और साइक्लोन गुलाब जो लिस्ट है जो इंटरनेशनली बनती है मुल्कों की तरफ से, साइक्लोन गुलाब जो है ये नाम जो है पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था। बे ऑफ बंगाल में ये सिस्टम जिस तरह आपने देखा कि वहां बना, वहां पे एक साइक्लोन बना इंडिया से टकर के और सेंट्रल इंडिया से होता हुआ ये गुजरात पर आया और अब गुजरात पे आके ये एज अ डिप्रेशन जो है वो हमसे तकरीबन 200-225 किलोमीटर जो है आज की तारीख में ये 29 तारीख में ये इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जवाद आपने कहा कि कराची से तकरीबन ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन एक बात इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कही जा रही है कि ये बहुत इंटेंस हो सकता है, सीवियर हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सी अलर्ट्स और वार्निंग जारी की जा रही हैं, लोगों में किसी किस्म का पैनिक भी इसमें पाया जाता है। तो ये क्या पैनिक होने वाली सिचुएशन है या महज वेट एंड वॉच करना चाहिए? देखिए मुनीर भाई, पैनिक होने वाली सिचुएशन तो इन एनी केस बंदा अपने लिए खुद ही नुकसान करता है। पैनिक करके जाहिर सी बात है आप उसको हबड़ तबड़ करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। इस चीज को जो है वो हमें प्रॉपरली सोच समझ के जो है और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से जो है इसके लिए अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। फिलहाल जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं आज 30 तारीख को,
तो ये सिस्टम जो है वो एज अ डिप्रेशन में मौजूद है। डिप्रेशन बेसिकली, ये मैं क्लियर करूं कि बहुत सारे लोगों ने रूमर्स ये फैलाए हुए हैं कि जी साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन गुलाब आ रहा है। एग्जैक्टली यही सवाल मेरा है कि जी लोग बहुत रूमर्स फैला रहे हैं साइक्लोन। इनफैक्ट मैं देख रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात हो रही है कि 3 दिन के लिए राशन इकट्ठा कर लें, पेट्रोल डलवा लें, डीजल डलवा लें, इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से वो गैर जरूरी जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। फिलहाल इस वक्त ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है वो कोई साइक्लोन नहीं होता है, ये ठीक। हवा का शदीद कम दबाव जरूर होता है, जिसके सही। जेर असर इसका जो बेसिक फीचर ये होता है कि इसके जेर असर जो है वो थोड़ी सी तेज हवाएं होती हैं, जैसे कि किसी इलाके में 60 70 80 किलोमीटर तक जा सकती हैं, आंधी वगैरह। और इसका जो मेन जो सबसे बड़ा बेसिक फीचर ये होता है कि ये जिस इलाके के करीब से या किसी के ऊपर से गुजर रहा होता है तो वहां पे काफी हैवी रेनफॉल जो है वो डंप करता है। अच्छा अच्छा, जवाब साहब जरा ये बताएं, ये गुलाब की जो इंटेंसिटी की बात हो रही है, क्या इसकी मूवमेंट इस वक्त कैसी है? कुछ नाकिदीन, कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो इंतहाई स्लो है, तो जब ये हमारे साहिली पट्टी से गुजरेगा तो इसके असरात भी देर पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पहली बात तो ये मुनीर भाई की गुलाब जो है वो खत्म हो चुका। अब ये हम इसे एज अ नया सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये डिप्रेशन स्टेज पे है। और अगेन आपकी वाली बात की स्लो मूविंग सिस्टम है, अगले 3 दिन तक जो है ये बहरा अरब में जो है वो मौजूद रहेगा, हमारी साहिली पट्टी के काफी करीब से गुजर रहा होगा। और तकरीबन इस वक्त जो है ये 14 से 15 किलोमीटर के आसपास जो है इसका कोर मूव कर रहा है। और अगले 24 घंटों में कुछ इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है फिलहाल कि 40 to 50% चांसेस हैं कि ये किसी साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी तब्दील हो जाए। सही है। क्योंकि अभी डिप्रेशन है, आज रात तक यानी कि 12-16 घंटे बाद जो है ये एज अ डीप डिप्रेशन में, यानी कि हवा के इंतहाई शदीद कम दबाव में जा सकता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो एज अ साइक्लोन की होती है। तो फिलहाल साइक्लोन बनने के 40-50% चांसेस नजर आ रहे हैं। मजीद 24 घंटे दरकार होंगे इसके ट्रैक को और इसकी इंटेंसिटी को गेज करने के लिए कि आया ये साइक्लोन बनता है, कहाँ जाके बनता है, कितनी शिद्दत का बनता है। और अगर ये साइक्लोन अब बनता है तो उसे दोबारा नया नाम दिया जाएगा साइक्लोन शाहीन के नाम से, जो कि कतर की तरफ से जो है सजेस्ट किया गया था उस पूरे पैनल लिस्ट के अंदर। अच्छा जवाब साहब, कल रात की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रात सिंध के कुछ इलाकों में, खास तौर पे केटी बंदर की अतराफ में, तो इस तरह के इलाकों में बहुत तेज बारिश भी हुई है, कुछ तेज तूफानी हवाएं भी चली हैं। तो क्या ये इसी सिस्टम की एक झलक थी? बिल्कुल इसी सिस्टम के से ही कनेक्टेड जो है वो कल रात में काफी अच्छे थंडर सेल्स बने थे उन एरियाज में, साउदर्न एरियाज में, केटी बंदर, पोर्ट कासिम वगैरह में तो काफी तूफानी बारिश हुई है। बाकी कराची के काफी सारे एरियाज में जैसे मलीर, लांडी, कोरंगी इन एरियाज में जो है वो कल आंधी भी आई है, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। तो ये सारा जितना भी ओवरऑल जो सिस्टम्स आ रहे हैं ना, ये इसी सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सदर में जो है वो सुबह से स्कैटर्ड रेन्स हो रही हैं, कभी लाइट रेन हो जाती है, कभी मॉडरेट शावर्स आते हैं कुछ कुछ देर के लिए। यही सिलसिला जो है इस वक्त कराची के डिफरेंट एरियाज में हो रहा है। अच्छा, अब कराची की जरा बात कर लेते हैं। आपने कराची का जिक्र कर दिया है, तो अब कराची वाले बेसब्री से, आपको पता है बारिश का तो हर बार इंतजार करते हैं, तो क्या कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि बारिशें चलने से पहले एक जबरदस्त आंधी भी आ सकती है जो कराची शहर के लिए कुछ नुकसानदेह भी हो सकती है? देखिए, पॉसिबिलिटी मुनीर भाई बिल्कुल रहती है, क्योंकि ये कोई मॉनसून सिस्टम नहीं है, ये एज अ डिप्रेशन है। हम इसे नॉर्मल मॉनसून की तरह जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते। इसको हम एक्सटेंडेड मॉनसून कह सकते हैं? एक्सटेंडेड तो बिल्कुल मॉनसून सीजन एक्सटेंड है, बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मली 15 तारीख से जाना शुरू कर देता है। आज हम 30 तारीख को जो है साल का सबसे ताकतवर सिस्टम जो है वो हमारे सर पे खड़ा है। तो ये तो ऑब्वियसली मॉनसून का और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। लेकिन हम इस सिस्टम को जो है, क्योंकि रेयर सिस्टम है और एज अ डिप्रेशन है यानी कि इंतहाई ताकतवर सिस्टम है, तो हम इसे नॉर्मल मॉनसून सिस्टम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कराची वालों के लिए जिस तरीके से आपने बात करी कि बारिश का बेसब्री से इंतजार करें, तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि बारिशें आएंगी। अब जैसे जैसे ये सिस्टम हमसे मजीद करीब होता चला जाएगा तो इसके जेर असर जो है वो हवाएं भी बढ़ती चली जाएंगी और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। और ये बारिशों की इंटेंसिटी किस हद तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कराची वालों का कुछ शिकवा ये भी रहा कि इस बार जितने भी सिस्टम्स आए उसमें मुख्तलिफ एरियाज में बारिश की नौयत भी मुख्तलिफ रही है, कहीं कम तो कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। देखिए, ये अभी तो जो बारिशें स्कैटर्ड नजर आ रही है हमें कुछ इलाकों में, वो इस सिस्टम के जो बिल्कुल आउटर बैंड्स होते हैं उसके जेरे असर नजर आ रही है। ठीक है, अब जैसे इस सिस्टम का जो मेन क्लाउड मास है वो करीब आता चला जाएगा, तो उम्मीद यही है कि कराची के अक्सर एरियाज में जो है वो
और ये बारिशों का सिलसिला कब से शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस जवाब साहब? ये स्कैटर्ड रेन्स तो अभी से शुरू हो गई है। आज रात है इनकी इंटेंसिटी में ये उम्मीद है कि थोड़ा सा इजाफा होता चला जाएगा, जबकि जुम्मे वाले दिन 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को जो है वो कराची के अक्सर एरियाज में हैवी टू कुछ एरियाज में वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है, स्पेशली जो साउदर्न एरियाज हैं जो समंदर से करीब है, जैसे इसमें DHA, क्लिफ्टन, कोरंगी क्रीक, ये जो सारे एरियाज हैं आपके इब्राहिम हैदरी वगैरह, केटी बंदर वगैरह, क्योंकि ये सिस्टम समुद्री तूफान के ज़रिए असर हो रहा है, जैसे समुद्री सिस्टम है, तो इन एरियाज में इसका असर जो है वो ज्यादा देखने में आएगा। सही। और ये भी जरा फाइनल कमेंट दे दें कि ये सिस्टम कितने अरसे लास्ट करेगा? क्या हमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक भी ये बारिशें मुतवक्के हैं? देखें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ये संडे तक जो है स्ट्रेच आउट होगा, लेकिन संडे तक उम्मीद ये की जा रही है कि या तो हो सकता है उस वक्त ये साइक्लोन भी बन चुका हो, क्योंकि अभी हम आज से 2 दिन आगे, 3 दिन आगे की बात कर रहे हैं, तो या तो मजीद इंटेंस हो जाएगा या तो ये सिस्टम कराची से दूर हो चुका होगा। ये कराची से तो दूर हो चुका होगा, इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ चुकी होगी, लेकिन 3 तारीख तक जो है वो सिंध से इसकी इंटेंसिटी कम होकर बलूचिस्तान पे ज्यादा हद तक शिफ्ट हो चुकी होगी। और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी इससे किस हद तक मुतासर हो सकती है? बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए तो अलर्ट्स भी जारी हैं इस वक्त, इनफैक्ट सिंध की साहिली पट्टी के लिए भी जारी हैं, लेकिन अब देखना यही है कि अगर ये खुदा ना खास्ता साइक्लोन बनता है, जिसके अब तकरीबन मीडियम चांसेस में ये आ गया है, तो फिर इसका ट्रैक अब तक जो दिखा रहा है, तो ये पाक ईरान बॉर्डर के आसपास जो गवादर जो हमारा रीजन है, इसके आसपास जो है ये कहीं जाके जो है वो जा सकता है, लेकिन जब तक ये साइक्लोन बनता नहीं है अगले 1 दिन के बाद, तब तक इसका क्या कराची को ये साइक्लोन हिट कर सकता है? क्या कोई ऐसे इम्कानात हैं? क्योंकि अक्सर मुकामात पर अक्सर लोग ये बात कह रहे हैं कि कराची को भी हिट कर सकता है। नहीं, देखिए इस चीज का तो फिलहाल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कराची को बिल्कुल सीधा आके हिट कर जाए। ये कराची के बहुत करीब से गुजर रहा है, जिसके जरिए असर तेज हवाएं होंगी, बारिशें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो है ना कराची को आके जो है हिट करके निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कराची के करीब से गुजर रहा है, और अभी जो देखने में यही आ रहा है कि ये पाक ईरान बॉर्डर या ओमान के आसपास जाके जो है इसका लैंडफॉल कहीं हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अगेन, जब तक साइक्लोन बनेगा नहीं, जब तक उसका ट्रैक एग्जैक्टली कंफर्म नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने हमें वक्त दिया और कराची वालों को जो कि पैनिक सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है उनको आगाह किया कि ये जो सूरत हाल है असल में ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसको एंजॉय करें। तशवीशनाक सूरत हाल ऐसा सच नहीं है, क्योंकि इसमें बारिशें मुतवक्के हैं और अच्छी खासी बारिशें हो सकती हैं। कराची के और सिंध के साहिल पट्टी पे जो मामलात हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ अलर्ट्स हैं। माहीगीरों के लिए खासतौर पर एहतियात करने की जरूरत है कि इस तरह के वेदर में, इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन में अपने डीप सीज में ना जाएं, बल्कि इनफैक्ट समंदर के पास भी ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बारिशें किसी वक्त भी एक्सट्रीम रेंज में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही कि इस बात को क्लियर करते चलें कि बहुत से मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि ये जो बारिशें हो रही हैं इनका दरअसल मामला ये है कि ये बारिशें खतरनाक साबित हो सकती हैं और पैनिक सिचुएशन की जा रही है। 3 दिन के कहा भी जा रहा है कि 3 दिन का राशन जमा कर लें, पेट्रोल जमा कर लें। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इतना पैनिक होने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लोग इंजॉय करें, भरपूर इंजॉय करें इस मौसम को, क्योंकि इस तरह के मौसम कराची वालों को बार बार नसीब नहीं होता। और इस बार की खासतौर की बात यह है कि कराची में सूरत हाल बारिशों के हवाले से ज्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जरा डिस्कस करेंगे FVR के आयरिस पोर्टल के हवाले से, जो कि आज बहुत बुरी तरीके से चौक नजर आया। क्या मामला हुआ, क्या मामला होते नजर आ रहे हैं और आगे चल के FVR की जो डेडलाइन है इसमें क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। वफा लेते हैं, वफा के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि FVR आयरिस पोर्टल क्या हुआ कि आज वो बिल्कुल बैठ गया, चोक हो गया, जैम हो गया। इनफैक्ट बहुत से लोग परेशान थे क्योंकि जो टैक्स कोषवारे जमा कराने की जो डेडलाइन है उसमें अब चंद ही घंटे रह गए हैं, क्योंकि चंद घंटों के बाद ये जो डेडलाइन है इख्तिताम पजीर हो जाएगी। फिलहाल जो मामलात हैं FVR आयरिस पोर्टल के हवाले से, उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या मामलात हुए, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जनाब आतिफ तारड़ साहब मौजूद हैं। सर, इनसे जानेंगे कि असल सूरत हाल क्या बनी। आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू मुनीर साहब। आतिफ साहब, ये आयरिस पोर्टल के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? लोग 2 से 3 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये पोर्टल काफी ज्यादा सुस्त हुआ था और आज तो मुतअद्दिद बाद ये कंप्लेन आई कि ये पोर्टल क्रैश कर गया, लोग काम नहीं कर पा रहे।
मुनीर साहब देखें, अब पहली बात तो ये कि हमारे पास टोटल रिटर्न फाइलर सिर्फ 31 लाख हैं, जो बताते खुद एक बहुत ही कम अमाउंट है। इस वक्त तमाम लोग अपने रिटर्न फाइलिंग के सिलसिले में काम कर रहे हैं, सिस्टम पे आ रहे हैं, बट बदकिस्मती से रिटर्न फाइलिंग आज की तारीख में तो मुहाल हो गया। जब भी आप लॉग इन होते हैं तो सिस्टम जो है वो आपको अलाउ नहीं करता, कभी लॉग इन नहीं होने देता, लॉग इन होता है तो नेक्स्ट विंडो तक जाने में 10-10 मिनट लग जाते हैं। डाटा फीड करते हैं, डाटा सेव नहीं होता, समटाइम ऐसा भी इश्यूज आ रहे हैं, आप लॉग इन होते हैं, डाटा सेव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। सही। जिस रिटर्न को अगर आपकी कंप्यूटेशन तैयार है और रिटर्न फाइल भरने के लिए आपको 10 मिनट दरकार है, तो इस वक्त आज की तारीख में शायद 2-2, 3-3 घंटे लग गए और बदकिस्मती से मैं तो एक भी रिटर्न नहीं बना पाया। ये सिलसिला चल रहा है। क्या वजह आतिफ साहब कि हमारे सिस्टम्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट तो अक्सर इस बात को एम्फसाइज करती है कि हमारे सिस्टम्स को बेहतर होना चाहिए, हमारे टैक्स रिटर्न्स के जो मामलात हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में आना चाहिए, तो ये क्या मामलात हैं? मुनीर साहब, बदकिस्मती से हमारे पास हम जो बोलते हैं हमारे अमल और एक्शन उस तरह नहीं होते। हम मुस्तकबिल की सोच तो लेते हैं लेकिन अपने आप को तैयार नहीं करते। इस वक्त टैक्स रिटर्न फाइलर बेस बढ़ाने की बात की जा रही है और मौजूदा रिटर्न फाइलर सिर्फ 31 लाख है। कल अगर आज 31 लाख के ऊपर ये हाल है तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि फ्यूचर में अगर इसका सिर्फ 10% भी बढ़ गया तो क्या बुरा हाल होगा। तो लोग तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे और रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे तो दूसरी तरफ डंडा लेके एफबीआर खड़ा है कि जो फाइल नहीं करेगा हम उसको पेनल्टी लगा देंगे, उसको नॉन फाइलर बना देंगे। और ये चीजें इज आर डूइंग बिजनेस के साथ जो चीजें होनी चाहिए उसमें कोई चीज हो ही नहीं रही। यहीं पे एक चीज मैं आपको मजे की बताऊं कि इस वक्त तक आईआरएस पोर्टल में कई गलती हैं जिनको हम हाईलाइट भी कर चुके हैं और कुछ ठीक की गई हैं और कई बेतहाशा गलतियां अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, आईआरएस पोर्टल का आपने जिक्र किया तो लोग भी तो कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार है ना आतिफ साहब, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि लोग आखिरी चंद घंटों में, आखिरी हफ्ते में जाग रहे होते हैं कि उन्हें अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने। तो क्या इसमें लोगों की भी कुछ गलती है? देखें, बात बिल्कुल सही है कि हमारा भी मुआशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि आखिरी तारीख पे ही हमने सब कुछ करना होता है, वो रिटर्न फाइलिंग हो या किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा कराने की बात हो। लेकिन यहाँ पे एक कुछ गलतियां एफबीआर की भी हैं। मैं अगर एक रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जिसके अंदर गलतियां मौजूद हैं तो मैं उसको सबमिट करूंगा तो रिटर्न मेरा गलत सबमिट होगा। रिटर्न जो आईआरएस पोर्टल गलत कैलकुलेशन कर रहा है, हम उसके लिए कई बार लिख चुके हैं, कई बार गुजारिश कर चुके हैं ठीक करें। जब तक ठीक नहीं होगा तो हम रिटर्न कैसे फाइल कर पाएंगे? सही। ये ठीक होना भी तो जरूरी है ना। सही, बिल्कुल ठीक है, ये तो रिटर्न होना ठीक होना जरूरी है। लेकिन एक्सटेंशंस की इस वक्त बात हो रही है, लोग काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आईआरएस पोर्टल पे मामलात खराब हैं, सिस्टम बहुत हद तक स्लो है, तो मौजूदा जो डेडलाइन है उसमें एक्सटेंशन दी जाए। तो क्या अभी तक कोई खबर आई है एक्सटेंशन के हवाले से? देखिए, अभी तक कोई सी वसूख जराये से तो खबर नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एफबीआर इस चीज को कंसिडर कर रहा है कि किस तरीके से इसको कैटर किया जाए। जहां बात करते हैं एक्सटेंशन की तो हमें ये पहले से ही देख लेना चाहिए कि डेडलाइन ऐसी मुकर्रर करें जो फीजिबल हो, रीजनेबल हो। देखें, आप एक इंडिविजुअल हैं या एक एओपी हैं जिन पर रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर रख दी गई। इंडिविजुअल को डाटा एनसीसीपीएल पे सर्टिफिकेट मिलते हैं जुलाई अगस्त में आके, विदोल्ड लोगों को विदोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट मिलना शुरू होते हैं अगस्त में, किसी को सितंबर में मिलता है। मुझे डाटा मिल रहा है 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले, तो मेरे लिए तो 1 महीना हुआ ना। अगर रिटर्न फॉर्म आईआरएस पे उन्होंने और उसके फिर इंटरनल कंसल्टेंसीज होती हैं, चेक्स होते हैं, जिसको स्क्रूटनी का एक मरला है जिसमें वक्त भी दरकार हो जाता है। इनफैक्ट बहुत टाइम दरकार होता है, उसके लिए कई बार तो चीजें आती हैं, उसको दोबारा देखना पड़ता है, मजीद चीजें दरकार होती हैं, उनको डाटा को कोलेक्ट करना पड़ता है। तो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आतिफ साहब? कोई तो इसमें मामला होगा, क्योंकि अगर ये पोर्टल की अगर स्पीड की बात करें तो ये तो बहुत तेज होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। इनफैक्ट अभी ये भी सवाल उठने लगे कि इस पोर्टल में बहुत सी पेचीदगियां हैं जिसको आसान बनाया जा सके, ताकि ये यूजर इंटरफेस अगर आसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग खुद से टैक्स फाइलिंग कर सकेंगे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया। शुरू में एक ही रिटर्न फॉर्म होता था, अब उन्होंने कुछ 2-3 शक्लें और दे दी कि जिनकी कम इनकम है वो रिपोर्ट कर लें, फॉरनर है तो वो अलग से एक रिटर्न फॉर्म खोल लें। लेकिन सर वो तो फॉर्म की शक्ल है। आज मैं अगर पोर्टल पे जाता हूँ, ट्रैफिकिंग की वजह से आपका सिस्टम बैठ गया तो ये तो बहुत ही बड़ी
घायली हुई उस जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर उनके ऊपर अगर ये कमजोर सिस्टम है तो फिर तो इनको फौरन से बेहतर बगैर सोचे समझे एक टाइम भी देना चाहिए कि भैया आपके पास मजीद 30 दिन है, इसके अंदर आप रिटर्न फाइल कर लें। और ये 30 दिन के ऊपर जो 30 सितंबर इन्होंने डेडलाइन रखी है, जिन मुल्कों को हम फॉलो कर रहे हैं वहां पर तो 9 महीने होते हैं, तो यहाँ पे कम से कम इतना टाइम तो दे दें जिसके अंदर काम हो सके। और इस चीज को दोबारा से देखने की जरूरत है। और 30 सितंबर की जगह मैं तो चाहूंगा कि कम से कम ये अक्टूबर या नवंबर की कोई डेडलाइन हो और मरहलावार सेक्टर होने चाहिए। ठीक हो गया आतिफ साहब, प्रेशर बैठना हो। ठीक हो गया, आपका मौकफ आ गया। इनफैक्ट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए और काम होना चाहिए। एफबीआर की जानिब से हम देख रहे हैं कि खासतौर पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में, इनफैक्ट सोशल मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सेलिब्रिटीज की बात करें, तो तमाम तर लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव रुझान जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जहां पे ये रुझान डेवलप हो रहा है वहीं पे इस बात के लिए भी इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा एफबीआर का निजाम है या जो मौजूदा आयरिस पोर्टल है, इसको अगर अपग्रेड किया जाए, इसको थोड़ा सा और एडवांस कर दिया जाए तो लोगों के मामलात और मुश्किलात में आसानी पैदा की जा सकती है। लेकिन मईशत की अगर बात करें, इस पे बड़े सारे मामलात हैं। अभी मईशत के हवाले से जो कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं इसके ऊपर बात करें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और हमारे साथ होंगे मुजम्मिल असलम साहब। वेलकम बैक जी। अभी हम जिक्र कर रहे हैं मईशत का और इकोनॉमी के हवाले से जो कुछ खबरें डेवलप हो रही है उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन बेहतर ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, एक्सपर्ट राय क्या आती है, इसके ऊपर बात की जाए। इसी मामले के ऊपर हमारे साथ ज्वाइन करने से मुजम्मिल साहब, जो कि डेफिनेटली एक जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं और उनका व्यू पॉइंट आप अक्सर सुनते हैं। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर ये जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, स्टॉक मार्केट के ऊपर जो एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया, कल की सूरत हाल देखें तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो क्या मामला है और इकोनॉमी इस वक्त किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपकी अभी कॉल से पहले मैं एक ट्वीट देख रहा था, हमारी मार्केट के बहुत ही मशहूर एनालिस्ट भी हैं, ब्रोकर भी हैं, मोहम्मद सुहेल साहब की। जी जी जी। उन्होंने ये जो अभी क्वार्टर गुजरा है उसकी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स का एक चार्ट लगाया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि 5 मुसलसल पॉजिटिव क्वार्टर के बाद ये क्वार्टर हमारा नेगेटिव क्लोज हुआ है और लगभग 12.2% डॉलर में जो है रिटर्न गिरा है मार्केट का। तो अगर हम डॉलर भी आप देख लें तकरीबन 12% में से गिरा है, तो लगभग हमारी जो स्टॉक मार्केट जो रुपी टर्म में जो है मेरे ख्याल से 4 से 5% से ज़्यादा नहीं गिरी होगी। लेकिन हमारे साथ जो नेगेटिव की लिस्ट में थे वो बड़े बड़े मुल्क थे, जिसमें हांगकांग की मार्केट हमसे ज़्यादा गिरी है, फिर थाईलैंड की मार्केट गिरी है, कोरिया की मार्केट गिरी है। तो ये मार्केटें भी जो है 9, 10, 11, 12% के करीब गिरी हैं। अच्छा तो आपने बड़ी मार्केट्स की बात कर ली, लेकिन कुछ रीजनल प्लेयर्स हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये मार्केट्स बढ़ गई और हमारी मार्केट्स नहीं बढ़ी। बांग्लादेश की मार्केट का हमने जिक्र किया कि वो ऑल टाइम हाई उसने अचीव किया। इंडिया की स्टॉक मार्केट्स में बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्यों उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही? देखिए, मैंने जो स्टार्ट किया था आपसे यही किया था कि 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्वार्टरली क्लोजिंग के बाद ये छठा क्वार्टर जो है हमारा नेगेटिव हुआ है। तो मतलब हम पिछले 1.5 साल में पहले 3 महीने ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव क्लोजिंग दी है। सही। तो ये जो है हर एक की टाइमिंग होती है। अभी उनकी आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश में सिवियर किस्म का कोरोना आया हुआ था और उनका जो है कोरोना के बाद हमारी मार्केट के हिसाब से या हमारे मुल्क के हिसाब से देर से खुले हैं वो। तो जैसे वो देर से खुले, उनकी मईशत खुली है तो उनकी स्टॉक मार्केट ने इसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट कोरोना के दरमियान ही चलना शुरू हो गई थी क्योंकि हम स्मार्ट लॉकडाउन में आ गए थे। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा, देखें, मैं ये समझ रहा हूं कि हमारी जो मार्केट है वो रिस्क को जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है डिस्काउंट कर रही है बनिस्बत हमारे, आपने जिन ममालिक का जिक्र किया उनके। देखिए, अगर उनके भी आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखें, इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया का जो है मई में जो है तिजारती खसारा 6.3 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर अगस्त में हो गया 12.5 अरब डॉलर। अब लेकिन इंडिया की मार्केट हर रोज जो है एक नया हाई मार रही है। उसके बरक्स देखें हमारी मार्केट जो है बैक जा रही है। तो एट सम पॉइंट इंडिया की अभी बात हो रही थी, जो गुलाब ये जो आ रहा है, साइक्लोन कराची में भी आ रहा है जिसकी बात कर रहे हैं, उसने जो है इंडिया में तबाही पहुंचा दी और इंडिया की क्रॉप्स जो है शॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि खड़ी फसलें उनकी गिर गई हैं।
ठीक है ना। लेकिन इंडिया इस चीज का भी असर नहीं ले रहा और कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा जो है फूड भी इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, उनकी कपास की क्रॉप भी गिर गई है। इसके बरक्स अगर अब हमारा देखें तो इस साल हमारी कपास की, चीनी की और इसकी बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। अल्लाह करे कि अगले 1 महीने में कोई ऐसे मौसमी हालात चेंज ना हो जाए जैसे इंडिया में हो गए, ठीक है। तो बात यह है कि हम मार्केट जो है, हमारी मार्केट जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉशियस हुई है। उसमें एक ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एक बबल क्रिएट हुआ था, ये जो हम कंसेक्यूटिवली 1.5 साल से बढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन पे जो है हवा में महल बनाया गया था। तो अगर आप देखें तो वो इस वक्त हमारी जो स्टॉक मार्केट का रिवर्सल है, वो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं जो दौड़े थे बहुत ज्यादा आगे, और बाकी जो बड़े स्टॉक्स हैं वो तो बेचारे चले ही नहीं थे, तो उसके साथ हल्के से वो गेहूं के साथ जो क्या कहते हैं वो भी पिस गई है। तो लेकिन ओवरऑल ब्लू चिप कंपनीज ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जितना टेक्नोलॉजी सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जी 3rd tier सेक्टर ना, तो ये तो एक ये वजह ये थी। अब आ जाते हैं करेंसी पे। करेंसी पे देखें बात सिंपल है ये कि मुजम्मिल साहब करेंसी पे मैं बिल्कुल आता हूं, लेकिन एक सवाल और भी है यहाँ पे स्टॉक मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट कंसेक्यूटिवली बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक रेशो है वो हमारा कम हो रहा है कंपैरेटिवली। इंडियन इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये भी एक डायनामिक्स है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी है कि हमारी स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए हमारी स्टॉक मार्केट का जो मसला हुआ, एक तो आपने देख लिया कि हम फ्रंटियर में आ गए फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। ये भी सवाल है कि ये मसला है या खुशखबरी, क्योंकि आधी अवाम अभी तक कंफ्यूज है कि फ्रंटियर में आना अच्छा साइन था या नेगेटिव साइन था। देखिए जब हम जिस दिन ऑफिशियली उसमें शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अभी तो आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हो, यानी नवंबर के एंड में आपकी रीबैलेंसिंग होनी है, उस दिन आप ऑफिशियली जो है इमर्जिंग से निकलेंगे और फ्रंटियर में आ जाएंगे। तो ट्रांजिशन पीरियड आपको पता है, सफ़र जो होता है, जो ट्रांजिशन होती है वो हमेशा से पेनफुल होती है और अनसर्टेन होती है। तो लेकिन मेरा जो माजी का तजर्बा है 2009 का, उस वक्त तो शायद आप छोटे होंगे, वो बताता है कि जब हम उस वक्त फ्रंटियर में आए थे तो हमने बहुत फ्लोस जो है कैप्चर किए थे। अब लोगों का एक इसमें आर्ग्यूमेंट है कि फ्रंटियर मार्केट में इतने ज़्यादा फंड्स नहीं है ट्रैकिंग जो आज से 4 साल पहले थे। तो अब हम ये देखेंगे कि जब नवंबर के बाद क्या सूरत हाल होती है। इसमें मैं तो कम से कम बाज आऊँगा। मैंने आपको अपना माजी का तजर्बा बता दिया, हवा में तीर नहीं चलाऊंगा मैं इसमें। तो ठीक है, तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सर थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल के हवाले से बता दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करी, जैसे कल आपने देखा कि यूएस सैंक्शंस के हवाले से कुछ खबरें आई, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस आ जाएंगी। आईएमएफ के साथ कुछ लोग कहते हैं मामला ठीक नहीं है, 6th ट्रेंड जो आईएमएफ की है शायद वो ना मिल सके हमें, इस वजह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करी। आखिर वजह क्या बन रही है सर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा स्टॉक मार्केट से बाहर भी लोगों से उठना बैठना है। आपको पता है मीडिया में आने की वजह से अक्सर टीवी शोज़ में सरकारी लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो अच्छी बातचीत रहती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी स्टॉक मार्केट में सुबह से शाम तक कहानियां गढ़ी जाती हैं, ऐसा इस्लामाबाद में उन चीज़ों के बारे में वहमो गुमान में भी नहीं होती। और वो अपना काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है कभी कहते हैं सैंक्शंस लग रहे हैं, कभी कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम चली गई है तो एक साजिश हो रही है, कभी कहते हैं आईएमएफ ने क्या बोल दिया है। कुछ अखबारात भी इस तरह की चीज़ें लिख देती हैं। आप ट्रस्ट मी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी बातें हमारी स्टॉक मार्केट कहानियां बनाती है अपने मफाद के लिए, उसका जो है 10% भी जो है रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। और बस जो है यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों से, अब तो माशाल्लाह फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल आ गया है। व्हाट्सएप मैसेजेस निकल जाते हैं, गलत लोगों के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। तो ये जो है हमारी स्टॉक मार्केट, आपको पता है, लव रूमर्स, और उन रूमर्स को फिर उसमें खेला जाता है इस मार्केट में, और फिर उसका दानिस्ता होते हैं, गैर दानिस्ता होते हैं, मैनिपुलेशन की जाती है या खुद कुछ हो जाता है? कोई रूमर दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद है ना। दानिस्ता कैसे, गैर दानिस्ता कैसे हो सकती है? अच्छा दानिस्ता, मैं तो मासूम आदमी, मुझे नहीं पता सर, आप बेहतर एक्सपीरियंस है ना इसलिए पूछ लिया मैंने। भाई मासूम आदमी का काम नहीं है इस मार्केट के बारे में बात करना। अच्छा मैक्रो इकोनॉमी की तो बात कर सकता है अगर हम, कि मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है सर। डॉलर की अगर जिक्र करें, डॉलर हमने देखा कि पहले बढ़ता हुआ नजर आया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, एक किस्म की तड़ी भी लगाई कि क्रैकडाउन करेंगे एफआईए के साथ मिलकर, और फिर हमने देखा कि थोड़ा सा रिवर्स हुआ, लेकिन इसके बाद अगेन डॉलर में तेजी नजर आ रही है। 172 का ओपन मार्केट में डॉलर पहुंच गया। सर ये डॉलर कहां तक रुकेगा, ये तो बता दें।
देखिए डॉलर जो है वो जो है एक उसको आप कमोडिटी की तरह लें, और कमोडिटी की प्राइस ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, और उसको आप एसेट की फॉर्म में ना देखें। माजी में बल्कि पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में डॉलर को एज ए एसेट ट्रीट किया गया है, यानी कि लोग जो हैं जैसे ज़मीन, हाँ, लेकिन अब वो जो है मेरी नज़र में जब से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हुआ है, इट इज़ नॉट मोर देन अ कमोडिटी, ठीक है ना। इस वक्त वो कमोडिटी शॉर्ट में है, बूम में है, क्योंकि इंपोर्ट बिल्स बढ़ गए हैं, थोड़े से जियोपॉलिटिकल मसाइल आए हैं, और जो है अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकली सेटअप इंटरनेशनली जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो है एक तो इंपोर्ट बिल की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, बाकी कुछ लोग जो है इसको होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे ही ये हालात रिवर्स होंगे तो इट विल रिवर्स। अब मैं ये कहूँ कि आपको कि 172 से ऊपर नहीं जाएगा तो मैं डिसऑनेस्टी करूँगा। मैं तो 165 रुपये समझ रहा था कि ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये 172 हो गया है। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि सेंटिमेंट्स की बात है। आज अब डॉलर जो है फंडामेंटल से ज़्यादा सेंटिमेंट्स पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो सेंटिमेंट्स जैसे इंप्रूव होंगे यू विल सी के लोग अपना डॉलर बेचना शुरू कर देंगे जो होल्ड किया हुआ है। बट उससे ज़्यादा जो एक जो इस पे जो मेरा डिस्क्लेमर है वो ये है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का बहुत रोल होगा आने वाले दिनों में डॉलर की प्राइस पे, क्योंकि हम जो कमोडिटीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं ख़ासतौर पे एनर्जी कमोडिटीज़, फिर थोड़ा सा हम फूड भी और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़, वो सब अभी अपने रीसेंट हाई पे हैं ग्लोबली। तो वो जो है जब तक उसमें कूल ऑफ नहीं आएगा तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि रुपए की कदर फौरन नीचे आए। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक गुज़िश्ता प्रोग्राम से हमारी कुछ मजीद इकोनॉमिस्ट से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस वक्त डॉलर में हो रहा है वो दरअसल सट्टा खेला जा रहा है। इनफैक्ट कराची से पेशावर तक जो डॉलर की प्राइसेस है उसमें भी फर्क था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या ये इस पर किसी किस्म का इंटरवेंशन कर सकती है, क्योंकि हमारे पास स्टेट बैंक में रिजर्व तो मौजूद हैं। भाई कोई स्टेट बैंक कोई कपड़ा मार्केट की दुकान है कि सिर्फ मतलब स्टेट बैंक का काम है, ये कारोबार है, वो रेगुलेटर है। जहां उसको समझ आएगी कि आज उसको इंटरवेंशन करनी है, स्टेट बैंक टू साइड खेलता है, खरीदता भी है बेचता भी है। तो ये जो बेचारे जो ये बात कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं है। हाँ, स्टेट बैंक कोई किसी की फरमाइश पूरी कर रहा हो इस ऑपरेशन के दरमियान तो वो एक जो है अनएथिकल हो जाता है। स्टेट बैंक का काम है ये भाई, ये करना, रेगुलेटर है वो। अच्छा, वो काम के तहत किया जा रहा है। और अगर रिजर्व्स का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमारे रिजर्व्स के बारे में भी काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि हमारे रिजर्व्स में काफी बेहतरी आई है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन काफी बेहतर है, जीडीपी ग्रोथ का। इनफैक्ट मैं आप भी का एक मैसेज ट्वीट पढ़ रहा था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.5 जो कि मुस्लिम लीग नून के आखिरी दौर से उसको भी बीट कर सकती है, उस तक भी पहुंच सकती है। तो क्या इसी तरह के कुछ अंदाजे हैं? यार देखें, बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैंने आपको बात बोली कि हमारी क्रॉप्स अच्छी आ रही है, खरीफ क्रॉप जो आ रही है, तो एग्रीकल्चर जब अच्छा होता है ना तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। अगर ग्रोथ आपकी इंपोर्ट लेड होती है ना तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं करती है। मतलब जो एग्रीकल्चर से ग्रोथ आती है वो वैल्यू एडिशन किसान से लेके फैक्ट्री तक करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एग्रीकल्चर पिछले साल से जो है कह रहे हैं हुकूमत के नुमाइंदे जमशेद चीमा के 4 मिलियन बेल सिर्फ कॉटन की एक्स्ट्रा आ रही हैं। शुगर केन कह रहे हैं वो जो है 18-20%, राइस 18-20% की बात कर रहे हैं। तो अगर ये क्रॉप्स आती हैं तो ये शुगर केन और जो है कॉटन और राइस जो है ये एक्सपोर्ट्स में भी मदद करेंगी, और अगर शुगर केन की भी अच्छी आती है तो वो प्राइस स्टेबिलिटी में मदद करेगी। तो वो चीज़ें, और फिर कारखानों को जो है काम करने के लिए चीज़ें मिलेंगी, एक्सपोर्ट होगी, तो पूरी एक वैल्यू चेन बनेगी। उसकी बेसिस पे जो है मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह जो है इस साल मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मतलब से जीडीपी तो यकीनी तौर पे आप जो फरमा रहे हैं ग्रोथ करेगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम का इसमें क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है हमारी जीडीपी के हवाले से। देखिए यार, बात सुने, हमारे को ना थोड़ा सा किताबों ने जो पढ़ा दी हमने वही पढ़ ली, उसके अलावा हम कोशिश नहीं करते कि हम उस पर फैसला करें कि ये किताब जो बात कह रही है इससे मुख्तलिफ राय क्या हो सकती है। आप अभी इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए चीज़ें किससे खरीदते हैं? डॉलर से, रुपए से? हम तो पाक रुपीस में खरीदते हैं। मैं तो खुद पाक आपको तनख्वाह या आपका कारोबार रुपए में, डॉलर में? रुपए में। अच्छा, तो फिर अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2018 में पर कैपिटा इनकम 1,80,000 रुपये थी और 2021 जून में पर कैपिटा इनकम 2,46,000 है, तो वो बढ़ी है या घटी है? डेफिनेटली बढ़ी है।
तो ये डॉलर में डिनोमिनेशन उस वक्त 105 का ज़बरदस्ती आपने डॉलर रख के उसको डिवाइड करके 40-50 डॉलर उससे ऊपर नीचे करके लोग कह रहे हैं पर कैपिटा गिरी। पर कैपिटा तो बढ़ रही है भाई, रुपयों में जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हम खाते पीते हैं, जिसमें हम बैंक में रखते हैं, ये तस्वीर दिखाएं ना। एक आदमी का डॉलर से क्या वास्ता। ठीक हो गया मुज़म्मिल साहब, आपने यकीन तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर दी और ये जो सूरत हाल है आपने बहुत खूबसूरती से इसको समझ किया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो लोग आज इस प्रोग्राम में हम जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारी बातें सुनी, वो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में मईशत के हवाले से इस वक्त जो कुछ बातें की जा रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, वो दरअसल बहुत कुछ चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है। ये चीज़ें दरअसल जितनी आसान नज़र आती हैं वो वैसी नज़र तो आती हैं लेकिन वैसी है नहीं। असल जो कहानी जो है, जो पर्दे के पीछे जो सूरत हाल है, वो कुछ और है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस वक्त मईशत के हवाले से गवर्नमेंट को बड़े काफ़ी सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि महंगाई जहाँ पे बात होती है वहाँ पे आम आवाम की बात होती है। शायद आम आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इस वक्त क्या पाकिस्तान के तिजारती खसारे हैं, क्या पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या ट्रेड डेफिसिट है। किसी किस्म के डेफिसिट से, सरप्लस से आवाम को शायद किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। असल जो बात है वो मुद्दे की वो ये है कि आवाम के लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल या कितना आसान है। आज अगर हम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लें तो गुज़िश्ता 2018 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं पर कैपिटा इनकम का, तो 2018 से अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पर कैपिटा इनकम में तो एक डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डॉलर जरूर नजर आया, बल्कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी रहा कि 2018 के बाद जो आज प्राइसेस हैं, अशिया खुर्दोनोश की खास तौर में बात करूं तो उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका। आटा, घी, तेल, इस तरह की तमाम तर बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, इनफैक्ट अंडे की बात कर लें, दूसरी दीगर अशियाओं की बात कर लें, तो वहां पे एक बड़ा चेंज आ चुका है। प्राइसेस कई मुकामात पे अप टू 100-200% इसमें इंक्रीज आया हुआ है और ये एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट को अगर इस तरह की सूरत हाल से नबर आजमा होना है और आवाम के दुखों का, मुश्किलात का अंदाजा करते हुए अगर ये सूरत हाल को कैटर करना है तो जरूरी है कि अवाम इस तरह के मामलात को बेहतर तौर पर टैकल करे और खास तौर पे जो मुश्किलात हैं वो उसमें आसान करने के लिए रास्ते पैदा करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।